हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस अब यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम शुरू करते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड लैंग्वेज। देखिए क्या है, पिछले कुछ वीडियोस में पिक्चर्स जो हैं क्लियर नहीं रही हैं, तो आज से मैंने सोचा है कि उन पिछले कुछ वीडियोस में और फर्दर आने वाले वीडियोस में आपको लिंक में जो भी डिस्कशन है वीडियो का, उसमें जो पिक्चर लगी हुई है उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको कमेंट बॉक्स के लिंक में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फर्दर आप फिर वीडियो देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं चाहें तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड लैंग्वेज, यानी आज हमारी बातचीत की शुरुआत होगी कि लैंग्वेज का क्या रोल है फेमिनिज़म में, लैंग्वेज को किस तरह से किसका इंस्ट्रूमेंट समझा गया और इसमें कुछ प्रमुख नाम कौन से हैं। आज इसका पहला पार्ट। Another fundamental issue on which opinion is just as polarized, एक और फंडामेंटल इश्यू कौन सी? लैंग्वेज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है, एक मेन इश्यू है। और इस लैंग्वेज को लेकर के भी कह रहा है ओपिनियन जो है वो सिमिलर नहीं है, पोलराइज्ड है। जैसे ही पोलराइज्ड वर्ड बोलते हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट टू पोल्स, क्योंकि पोल्स का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो यानी कम से कम दो डिफरेंट व्यूज़ तो ज़रूर होंगे, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। ठीक है, एक फॉर द टॉपिक एंड दूसरा अगेंस्ट द टॉपिक। तो क्या है पोलराइजेशन किस चीज़ को लेकर के? इज़ द क्वेश्चन ऑफ वेदर और नॉट देयर एग्जिस्ट्स अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज़ इनहेरेंटली फेमिनिन। इस बात को लेकर के पोलराइजेशन है, इस बात को लेकर के मतभेद है कि क्या ऐसी कोई लैंग्वेज की फॉर्म, क्या कोई ऐसा फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है या नहीं जो कि कंप्लीटली इनहेरेंटली फेमिनिन हो, मतलब जिससे फेमिनिन का दर्जा दिया जा सके। इज़ देयर एनी सच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज और नॉट? That is the point of discussion, that is the point of debate. ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ की। वर्जीनिया वुल्फ नाम तो सुना ही होगा, अ रूम ऑफ वंस ओन। शुरुआती डिस्कशन में मैंने बताया था शी इज़ नोन फॉर हर एसे, पोलेमिकल एसे, अ रूम ऑफ वंस ओन। उसके सेक्शन 4 और 5 में ये पोलेमिकल, मुझे लगता है कि पीटर बैरी का बहुत ही फेवरेट वर्ड है, कंट्रोवर्शियल के लिए यूज़ किया जाता है पोलेमिकल। तो उनके पोलेमिकल एसे के सेक्शन 4 एंड 5 में क्या समझ में आता है आपको, क्या मिलता है? सजेस्ट्स दैट लैंग्वेज यूज इज़ जेंडर्ड। उनका मानना है कि भाषा का जो यूज़ है वो कम्प्लीटली जेंडर्ड होता है, यानी जेंडर बायसनेस इज़ देयर विद इन द लैंग्वेज। कैसे? सो दैट, और यही कारण है लैंग्वेज के जेंडर्ड होने का मतलब, जेंडर्ड होने का मतलब अब यहाँ पर उनके कहने का मतलब है मेल ओरिएंटेड ही मिलती है लैंग्वेज। करा सो दैट व्हेन अ वुमन टर्न्स टू नॉवेल राइटिंग, अगर कोई औरत नॉवेल राइटिंग की तरफ बढ़ती है, लिखना चाहती है, शुरू करना चाहती है, शी फाइंड्स दैट देयर इज़ नो कॉमन सेंटेंस रेडी फॉर हर यूज़। यहाँ पर जो विद इन इन्वर्टेड कॉमा है ये सीधे उनके अ रूम ऑफ वंस ओन से टेक्स्ट को कोट किया है पीटर बैरी ने। ठीक है, क्या कहना चाहती हैं वर्जीनिया वुल्फ? कि जब कोई औरत
नॉवेल लिखना चाहती है उसको ऐसा कोई कॉमन सेंटेंस नहीं मिलता जो वो अपने लिए यूज़ करे, जिसको यूज़ करने पर लगे कि नो दिस इज़ वुमेंस लैंग्वेज, दिस इज़ वुमेंस स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, दिस इज़ वुमेंस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. शी डजंट फाइंड एनी कॉमन सेंटेंस रेडी फॉर हर यूज़. ठीक है. और अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए वर्जीनिया वुल्फ कोट करती हैं. शी कोट्स एन एग्जाम्पल एंड सेज दैट इज़ अ मैन्स सेंटेंस. पढ़ेंगे आप ऐसे अगर तो आपको मिलेगा, वहाँ पर एक कोटेशन डाली हैं और बताती हैं कि ये जो है ये मैंस यानी पुरुषों का सेंटेंस ये है. अब वो क्या है इसको एग्जैक्टली वो एक्सप्लिसिटली क्लियरली वो बताती नहीं कि उसकी क्वालिटीज़ क्या है. अब आपके सामने वो एग्जाम्पल रख दिया, अब आप पता करिए कि उसके माध्यम से वो कहना क्या चाहती हैं. जैसे पिछले दिनों मैंने एक नए फॉर्मेट में एक स्टोरी लिखने की कोशिश की. उसमें मैंने तमाम इंसिडेंट्स जो करंट इंसिडेंट्स हैं उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए. कैरेक्टर्स का नाम ABCD रखा, A to Z कैरेक्टर्स मैंने रखे. और उसमें मतलब एक केवल 2 मिनट की स्टोरी में 20 किरदार हैं उसमें. कोई स्पेशल कहानी नहीं, सबकी कहानी है एक एक लाइन में. तो उसे जब मैंने पब्लिश किया ऑनलाइन तो हमारे एक जूनियर ने कहा कि भैया आप कहना क्या चाहते हैं इस कहानी से, आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि आप लिख रहे हैं तो उसका कुछ मैसेज होना चाहिए. तो मैंने उससे कहा, चूँकि वो लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं है, तो मैंने उससे कहा कि देखो बात ये है कि लिटरेचर में हमेशा ये क्लियर करना ज़रूरी नहीं होता कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. मुझे जो कहना है मैंने कह दिया, मुझे जो लिखना है मैंने लिख दिया. अब तुम उससे क्या ले सकते हो, तुम उससे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इट्स अपॉन यू. सारा काम राइटर ही कर देगा तो रीडर क्या करेगा. रीडर को अपना दिमाग लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए. तो वहाँ पर मैंने आपकी एनालिसिस के लिए, आपको सोचने के लिए खुला छोड़ दिया. आप सोचिए कहाँ तक सोच सकते हैं. मेरे कहने का मतलब क्या है, राइटर अपना स्टैंड क्लियर क्यों करेगा कि उन 20 किरदारों में से वो किन किरदारों के साथ है. कुछ पॉजिटिव वंस के साथ, कुछ नेगेटिव वंस के साथ, क्योंकि सारे तरह के कैरेक्टर मौजूद हैं इस दुनिया में. तो राइटर का स्टैंड जानना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि अपने स्टैंड को समझना कि उस 20 में आप किसको अपने करीब पाते हैं, उस 20 में आप किसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं. आर यू गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दैट और नॉट, आर यू एक्सट्रैक्टिंग समथिंग आउट ऑफ दैट और नॉट. तो वही है, यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ भी एक कोटेशन देती है और कहती है दैट्स अ मैन्स सेंटेंस. वो एक पुरुषों का जो सेंटेंस होता है वो ये है, और वो क्लियर नहीं करती. शी डजंट मेक इट्स क्वालिटीज़ एक्सप्लिसिट. वो क्लियर नहीं करती कि क्यों है वो मैन सेंटेंस. बट द एग्जाम्पल सीम्स टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय. तो पीटर बैरी ने उस एग्जाम्पल को पढ़ा तो उनको समझ में आया कि वहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि मैन सेंटेंस कैसा होता है. बाय केयरफुली बैलेंस्ड एंड पैटर्न सेंटेंस. उनको पढ़ करके लगा कि रेटरिकल सीक्वेंस, केयरफुली बैलेंस्ड एंड पैटर्न रेटरिकल सीक्वेंसेस, यानी पैटर्न उसमें बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल केयरफुली बैलेंस्ड मिलेगा और पैटर्न रेटरिकल सीक्वेंसेस मिलेंगे. यानी रेटरिकल सीक्वेंसेस उसमें आपको फिगर ऑफ स्पीचेस मिलेंगे और उसका एक सीक्वेंस मिलेगा. उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को पढ़ करके पीटर बैरी को ऐसा समझ में आ रहा है कि एक मैन के सेंटेंस में, एक पुरुष के सेंटेंस में ऐसा मिलेगा आपको. ठीक है.
और वो बात कह करके फिर बोलती हैं वर्जीनिया वुल्फ, बट इट वॉज अ सेंटेंस अनसूटेड फॉर वुमेन्स यूज़। तो जो ये मैंस यूज़ का सेंटेंस है, कह रही हैं वो कि वुमेन्स यूज़ के लिए ये सेंटेंस जो है अनसूटेड है, सुटेबल नहीं था। एंड वुमेन राइटर्स ट्राई टू यूज़ इट, लेकिन फिर भी कुछ औरतों ने, कुछ महिलाओं ने उसको यूज़ करने की कोशिश की। ऐसा कि जैसा कि कहना है वर्जीनिया वुल्फ का। जैसे कौन सी महिलाएं? जॉर्ज एलियट या शार्लोटी ब्रॉन्टी। जॉर्ज एलियट, द फेमस वुमेन नॉवेलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, जो अपने मिडिल मार्च, मिल ऑन द फ्लॉस या सिलास मार्नर जैसे नॉवेल्स के लिए जानी जाती हैं। शार्लोटी ब्रॉन्टी, जो अपने एकमात्र नॉवेल जेन आयर के लिए जानी जाती हैं। तो उनका कहना है कि कुछ नॉवेलिस्ट, यानी जैसे ये जॉर्ज एलियट या शार्लोटी ब्रॉन्टी, इन लोगों ने उसी मैंस सेंटेंस को अपने लिए यूज़ करना चाहा, फेयर्ड बैडली। तो ये वुल्फ का मानना है कि इसमें उनका जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वर्जीनिया वुल्फ की बात के साथ जाएं या ना जाएं, आप उनकी बात से सहमत हों या ना हों। शी इज़ टेलिंग व्हाट शी हैज़ अंडरस्टूड, ठीक है। उसी के अलावा आगे है कि जेन ऑस्टन रिजेक्टेड इट। और जैसे शार्लोटी ब्रॉन्टी और जॉर्ज एलियट ने तो यूज़ किया, उसी फॉर्म का यूज़ किया, लेकिन अगर जेन ऑस्टन की बात करें, जो कि अपने डोमेस्टिक नॉवेल्स जैसे एमा है, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, मैन्सफील्ड पार्क है, इन नॉवेल्स के लिए जानी जाती हैं, कह रहे हैं कि शी रिजेक्टेड इट। जेन ऑस्टन ने इसे रिजेक्ट किया था। एंड इंस्टीड, बल्कि डिवाइज्ड अ परफेक्टली नेचुरल शेपली सेंटेंस प्रॉपर फॉर हर ओन यूज़। बल्कि उन्होंने अपने लिए, एक औरत के लिए जो परफेक्टली नेचुरल होता है, शार्प सेंटेंसेस जो उनके यूज़ के लिए प्रॉपर हो सकता था, उन्होंने उसे यूज़ किया, उसे डिवाइस किया, ठीक है, डिवाइस किया। बट दिस इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड और एग्जाम्प्लीफाइड। लेकिन यहाँ पर फिर भी वहाँ पर बस यही बात कह करके वो छोड़ देती हैं, उसको डिस्क्राइब नहीं करती कि उसमें क्या खासियत है, एक वुमन के लिए, एक प्रॉपर यूज़ के लिए सेंटेंस कैसा होना चाहिए, वो उसे डिस्क्राइब नहीं करती, नहीं उसका एग्जाम्पल देती हैं वो, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, अब उसको पीटर बैरी समझाते हैं, प्रिज्यूमेबली दो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वुमन सेंटेंस आर दैट द क्लॉजेस आर लिंक्ड इन लूजर सीक्वेंसेस। उनकी इन बातों से ये पता चलता है वर्जीनिया वुल्फ की कि जो वुमन सेंटेंस होता है, जो औरतों के लिए जो वाक्य होते हैं, उनके यूज़ किए गए जो उनके लिए सुटेबल जो सेंटेंसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं? करेक्ट, क्लॉजेज आर लिंक्ड इन लूजर सीक्वेंसेस। आपको क्लॉज के फॉर्म में मिलेगा, और क्लॉज जो है वो लूज़र सीक्वेंस, मतलब बहुत टाइट नहीं, लूज़र सीक्वेंस में वो आपको जुड़े मिलेंगे क्लॉज, और rather than carefully balanced and patterned as in male prose। जैसा कि मेल प्रोज की बात अभी पीछे कर रही थी, वो जो एग्जांपल दी थी कि ये मैंस सेंटेंस है, तो उससे पता चल रहा था कि वो केयरफुली बैलेंस्ड और पैटर्न्ड होता है मैन सेंटेंस, जबकि वुमन सेंटेंस जो है वो लूज़र सीक्वेंस में लिंक्ड होता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये बात सही है। इवन साइकोलॉजी जब आप पढ़ते हैं ना टीचिंग के दौरान, चाइल्ड साइकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें जब लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि एक औरत की भाषा और एक मर्द की भाषा दोनों में अंतर होता है। तो उसी आधार पर
लड़कियों की भाषा और लड़कों की भाषा में डिफरेंसेस होते हैं। लड़कियों की भाषा की क्वालिटी क्या होती है, वो जब बोलती हैं तो वो लगातार बोलती चली जाएंगी। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फुल स्टॉप लगाए, वो कॉमा लगा लगा करके सेंटेंस से जोड़ती चली जाएंगी। बात समझ में आ रही है? और दूसरी चीज़, उनकी लैंग्वेज में एडजेक्टिव्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एक लड़की जो ज़्यादातर माँ के साथ टाइम स्पेंड करती है, वो उसकी भाषा ज़्यादा बेहतर होती है इन कंपैरिजन टू लड़के के जो कि अपना ज़्यादा समय बाहर बिताता है, या तो फादर के साथ। तो फादर तो रहते नहीं ज़्यादातर घर पर, ये ट्रेडिशनल फैमिलीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये तर्क मत देने लगेगा कि फादर ही केवल क्यों बाहर रहते हैं, मदर नहीं रहती हैं बाहर। ज़्यादातर केसेस में इंडिया में जो चीज़ देखी जाती है उसके आधार पर ये स्टडी निकल करके आई थी कि एक लड़की जिसका समय ज़्यादा माँ के साथ बीतता है और माँ की भाषा परफेक्टली ऑल राइट होती है सॉरी ऑल राइट होती है, तो मतलब ठीक ठाक होती है, तो उसका असर बेटी पर पड़ता है और वो उसी ढंग से बोलना सीख जाती है जैसे कि माँ बोलती है। और बेटा जो कि पापा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता था लेकिन नहीं कर पाता, उसकी बजाय अपने पीयर ग्रुप के साथ वो टाइम स्पेंड करता है, अपने उम्र के साथियों के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो उसकी लैंग्वेज कितनी डेवलप्ड होगी। उस एज में वो उस ढंग से वो लेंदी सेंटेंसेस वो यूज़ नहीं करता इन कंपैरिजन टू द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो चीज़ क्लियर है कि clauses are linked in looser sequences rather than carefully balanced in pattern as in male prose. ठीक। Generally then, the female writer is seen as suffering the handicap of having to use a medium. तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि एक वुमन राइटर जो है उसको इस बात के हैंडीकैप से गुजरना पड़ता है, मतलब एज इफ वो असहाय हो, दिव्यांग हो। हाँ, क्यों हैंडीकैप? जैसे कि अब उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, कोई सहारा नहीं मिल रहा, कोई एफर्ट नहीं मिल पा रहा, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। हैविंग टू यूज़ अ मीडियम, उसको क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रोज राइटिंग के लिए उसको ऐसे मीडियम की ज़रूरत है, अपने लिए लिखने के लिए उस भाषा की ज़रूरत है जो कि भाषा ऑलरेडी मेल इंस्ट्रूमेंट बन चुकी है, जो कि भाषा उसकी अपनी है ही नहीं। मतलब जो उसकी अपनी भाषा नहीं है, उसी भाषा में उसे बोलने को कहा जा रहा है, तो वो कहाँ से बोल पाएगी? इसको ऐसे समझें आप, जैसे मान लीजिए कि आपको बांग्ला बोलने नहीं आती और आपसे कहा जाएगा चलो एक्सप्रेस करो खुद को बांग्ला में, कैसे कर पाएंगे आप? वो अगर आपकी भाषा है ही नहीं, आप जानते ही नहीं हैं, आप 2-4 सेंटेंसेस केवल सुन रखे हैं, याद कर रखे हैं, उसी को यूज़ करते हैं जब तब, तो क्या आप अपनी पूरी बात उस भाषा में रख पाएंगे? तो ये प्रॉब्लम वुमेन राइटर को होती है, ऐसा मानना है वर्जीनिया वुल्फ का। ठीक है, क्योंकि वो जो भाषा है जो यूज़ की जाती है प्रोज राइटिंग में, स्पेशली प्रोज राइटिंग की बात हो रही है, तो वो मेल ओरिएंटेड है, वो मेल डोमिनेटेड है, वो मेल इंस्ट्रूमेंट है। सो हाउ कैन अ वुमन राइट इन सच अ लैंग्वेज? हाँ, अब अगर इसकी बात करें, थोड़ी थियरी में जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो थीसिस है कि लैंग्वेज मैस्कुलिन है। अब यहाँ पर लैंग्वेज के मैस्कुलिन होने का मतलब मर्दानगी झलकने से नहीं है, लैंग्वेज के मैस्कुलिन होने का मतलब मेल ओरिएंटेड होने से है। ठीक है, दिस थीसिस दैट द लैंग्वेज इज मैस्कुलिन इन दिस सेंस इज डेवलप्ड बाय डेल स्पेंडर in the early 1980s in her book Man-Made Language 1981। तो लैंग्वेज मैस्कुलिन है, इस थीसिस को बाकायदे डेवलप किसने किया? डेल स्पेंडर ने, DALESPENDER, डेल स्पेंडर ने।
उनके बुक का नाम है मैन मेड लैंग्वेज, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, मैन मेड लैंग्वेज 1981 में पब्लिश हुआ था। विच ऑल्सो आर्ग्यूज़, तो उसमें तो मैन मेड लैंग्वेज में क्लियर हो गया कि जो लैंग्वेज है वो मैस्कुलिन होती है। एक और बात जो आर्ग्यू करती है वो किताब, जिसमें आर्ग्यू करती हैं डेल स्पेंडर, वो क्या है आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूज़ दैट लैंग्वेज इज़ नॉट अ न्यूट्रल मीडियम, भाषा जो है एक न्यूट्रल मीडियम नहीं होती। न्यूट्रल का मतलब जिसका इंक्लिनेशन किसी एक तरफ न हो, न्यूट्रल हो। तो करें कि भाषा न्यूट्रल नहीं होती, न्यूट्रल मीडियम नहीं होती, बट वन विच कंटेन्स मेनी फीचर्स, जबकि भाषा ऐसी होती है कि उसमें कई सारे फीचर्स होते हैं, विच रिफ्लेक्ट इट्स रोल एज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच पैट्रियार्की फाइंड्स एक्सप्रेशन। बल्कि देखिए क्लियर कट बात है यहाँ पर कि बल्कि भाषा में कई सारे ऐसे फीचर होते हैं जिससे पता चलता है कि लैंग्वेज का एक रोल है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह। कैसे इंस्ट्रूमेंट की तरह? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू पैट्रियार्की अपना एक्सप्रेशन फाइंड करती है। मतलब लैंग्वेज हैज़ बिकम इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ पैट्रियार्की। The male dominated society has used the language as the instrument to talk of, to justify patriarchy। बात समझ में आ रही है? This view that the language is man-made is challenged from within feminism। और जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया था कि इस पर पोलराइज्ड हैं वो लोग, कुछ लोग सपोर्ट में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट हैं। तो ये तो बात रही कि कैसे लैंग्वेज मैस्कुलिन है, इसके अगेंस्ट भी फेमिनिज़म के भीतर ही कुछ व्यूज़ आए निकल कर के, मतलब कुछ लोगों ने इसे चैलेंज किया इस व्यू को, मतलब वो इस बात से सहमत नहीं थे। उनमें नाम आता है सैंड्रा गिलबर्ट और सुज़ैन गुबार का। ये दोनों नाम पहले भी आपने सुना होगा एंग्लो अमेरिकन फेमिनिज़म में, ठीक है। तो सैंड्रा गिलबर्ट और सुज़ैन गुबार ने एक ऐसे लिखा, को-ऑथर्ड, दे को-ऑथर्ड इट, मतलब साथ में लिखा। उसका क्या नाम है उस ऐसे का? सेक्सुअल लिंग्विस्टिक्स, जेंडर, लैंग्वेज, सेक्सुअलिटी। तो इस पर्टिकुलर एसे में उन्होंने बताया है कि कैसे ये जो बात कही जा रही है लैंग्वेज को लेकर के कि वो मेल ओरिएंटेड होती है, वो किस हद तक सही है या नहीं है। और ये उनका जो एसे है ये फर्दर रीप्रिंट हुआ था एक कलेक्शन में, एक एंथोलॉजी में, जिसका नाम है द फेमिनिस्ट रीडर, जो कि कैथरीन बेल्ज़ी और जेन मूर ने एडिट की थी, ठीक है। द फेमिनिस्ट रीडर, कैथरीन बेल्ज़ी एंड जेन मूर। तो ये एक इंट्रो रहा फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड लैंग्वेज का। फर्दर वीडियोस में और चीज़ें हम और बातें हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।